हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के 2019 में ये पेपर आपसे पूछा गया था। टीजीटी टेट एग्ज़ाम का ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और इसमें हम डिस्कशन करेंगे साइकोलॉजी का क्वेश्चन की 30 क्वेश्चन यहाँ पर क्या रखे गए थे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो बन रहा है वो क्या है कि निम्नलिखित में से क्या कार्य एक कमज़ोर छात्र को मनोवैज्ञानिक रूप से हानि पहुँचा सकता है, यानी कौन सा काम है जो एक कमज़ोर जो छात्र है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग में डैमेज अ लॉ अचीविंग स्टूडेंट साइकोलॉजिकली, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक रूप से अगर हानि पहुंचा सकता है तो वो कौन सा काम हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है, बच्चों से कक्षा परीक्षा के अंकों का रिकॉर्ड रखवाना, किसी छात्र के अंकों की कक्षा में चर्चा करना, कक्षा में सही उत्तरों की चर्चा करना, और बच्चों से अपनी कॉपी या पुस्तिका की स्वयं जांच करवाना। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं कि किसी छात्र के अंकों की कक्षा में चर्चा करना, ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली उसको थोड़ा सा हानि पहुंचा सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे कि बालक को किस आयु तक शिशु कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिशु कब तक, यानी कि इन्फेंट, उसको कब तक कहा जा सकता है। जन्म से लेकर वाचन शुरू होने तक। बी ऑप्शन दिया है जन्म से 3 वर्ष तक। सी ऑप्शन है जन्म से 5 वर्ष तक, या फिर जन्म से 6 वर्ष तक उसको कहा जा सकता है। तो याद रखिएगा, उसको जन्म से लेकर आपका 3 वर्ष तक यहाँ पर क्या कहा जा सकता है, तो आपका शिशु कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि होम्योस्टेटिस शब्द किसके द्वारा दिया गया था। ये जो होम्योस्टेटिस शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिक्सन ने दिया था, कैनन ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, या फिर फ्राइड ने दिया था। याद रखिएगा, ये जो शब्द दिया गया बच्चे, ये कैनन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं इस शब्द की बात करूँ कि होता क्या ये होम्योस्टेटिस, तो ये जो आधुनिक शरीर की जो क्रिया होती है वो एक विज्ञान का एक केंद्रीय स्तंभ होता है। ये एक हमारे शरीर की जो कुछ एक्टिविटी होती है उसका जो एक पिलर माना जा सकता है इसको, यानी कि ऐसा तंत्र जो बाहरी वातावरण में मौजूद परिवर्तन के बावजूद एक स्थिर आंतरिक वातावरण, यानी कि जो बाहर चाहे जो कुछ भी हो रहा है और अंदर वो बिल्कुल एकदम से बिल्कुल स्टेट हो पड़ा है, यानी स्टेटिस हुआ है एकदम से, यानी कि आंतरिक वातावरण वो बनाए रखता है, तो इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, होम्योस्टेटिस यहाँ पर कहते हैं। जो ये कैनन थे इनका पूरा नाम क्या था, वाल्टर बेडफोर्ड कैनन इनका पूरा नाम था, और ये शब्द इन्होंने ही दिया था। कौन सा शब्द आपका, होम्योस्टेटिस शब्द इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 194 क्या पूछा गया है, शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए, शिक्षण सीखने की पूर्ण अपेक्षा है, शिक्षण से सीखा जा सकता है, शिक्षण अधिगमकर्ता की पहल करने की योग्यता को सीमित बनाता है, या फिर शिक्षण अधिक सीखने के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब क्या है बच्चे कि यहाँ पर जो शिक्षण है, यानी जो टीचिंग होती है उससे संबंधित यहाँ पर चीज़ें रखी गई है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि सबसे अच्छा जो यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स बनता है कि शिक्षण से सीखा जा सकता है, ये कथन इसके बारे में बिल्कुल सही कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 95 क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, शैक्षणिक उपलब्धि, यानी कि जो आपकी एकेडमिक अचीवमेंट होती है में विविधता को लक्षित करने के लिए डैश प्रभावी शिक्षण पद्धति हो सकती है, यानी सबसे इफेक्टिव जो मेथड होता है टीचिंग मेथड वो कौन सा हो सकता है। सबसे पहला लिखा है इन्होंने कि डिक्टेटिंग, यानी कि नोट लिखवाना, सहकारी शिक्षण यानी कोऑपरेटिव टीचिंग, या फिर आपका लेक्चरिंग यानी कि व्याख्यान देना, या फिर परीक्षण देना या करना यानी गिविंग टेस्ट। क्या हो सकता है यहाँ पर आपके हिसाब से, तो देखिए यहाँ पर जो 95 का बिल्कुल सही ऑप्शन हमारे पास निकल के आता है बच्चे, वो क्या आपका सहकारी शिक्षण, यानी कि कोऑपरेटिव टीचिंग यहाँ पर बहुत अच्छी मानी जाती है किसके लिए, एकेडमिक अचीवमेंट की उपलब्धि के लिए, विविधता को लक्षित करने के लिए, यानी कि जो हमारे पास क्या रहती है यहाँ पर जो डाइवर्सिटी रहती है, अनेकता में एकता, आपने सुना होगा, डाइवर्सिटी होती है हमारे पास, तो उसको लक्षित करने के लिए कौन सा मेथड सबसे अच्छा रहता है, तो ये रहता है आपका सहकारी शिक्षण।
नेक्स्ट है आपका कौन सा है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया, ये भी बहुत सारे विकार आपसे पूछे जा सकते हैं। डिसलेक्सिया यहाँ पर पूछा गया, तो डिसलेक्सिया ध्यान रखिएगा, ये पठन से संबंधित हमारा विकार माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 97, मैंने अपने बचपन के दिन कुल्लू में बिताए। देखो एक यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है कि मैंने अपने बचपन के दिन कुल्लू में बिताए हैं, इसे याद करना डैश को दर्शाता है। यानी जब वो उसको मेमोरी से यहाँ पर क्वेश्चन रखा गया है, यानी कि ये बोल रहा है कि मैंने अपने बचपन के दिन कहाँ बिता रखे हैं, कुल्लू में बिता रखे हैं। तो इसको याद करना क्या बताता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, या फिर प्रोसीजरल मेमोरी है, या फिर आपका एपिसोडिक मेमोरी है, या फिर आपका सिमेंटिक मेमोरी है, यानी अर्थ विषयक स्मृति आपकी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका कौन सी बच्चे, एपिसोडिक मेमोरी ये कहलाती है, क्योंकि उसको याद आ रहा है कुछ ना कुछ कि हाँ भाई वो दिन मैंने वहाँ पर बिताए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लिप्जिंग जर्मनी में खुली थी ये 1879 के अंदर। पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान को लेकर अगर किसी ने खोली थी तो उनका नाम था विलियम वुंट के द्वारा ये खोली गई थी। वही विलियम वुंट है जिन्होंने संरचनावाद को एक संप्रदाय के रूप में खड़ा किया था, और बोलते हैं कि मनोविज्ञान को एक सब्जेक्ट के रूप में लाने का काम भी इन्होंने ही किया था, कि इन्होंने विलियम वुंट के द्वारा ऐसा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विवरणात्मक स्मृति संबंधित है, यानी कि डिक्लेरेटिव मेमोरी आपकी किससे संबंधित। मेमोरी के दो क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं, तो यानी कि जो डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है वो किससे संबंधित आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 99 है उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि हमारा जो डिक्लेयर जो हम करते हैं वो कौन सी मेमोरी से संबंधित हो हमारा, तो यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था। बुद्धि में आपको बस क्या करना है कि बुद्धि में जितने भी सिद्धांत है उनको देने वालों का नाम जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से 100% आपका क्वेश्चन बन के निकल जाता है। देखिए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, पहले एक कारक सिद्धांत बनाया था, है ना, द्विकारक सिद्धांत कौन लेकर आया था, तो स्पीयरमैन लेकर आए थे, और फिर इन्होंने ही अपने सिद्धांत में थोड़ा सा क्या किया था, संशोधन करके त्रिकारकीय सिद्धांत भी बनाया, ताकि बुद्धि के भाई 3 कारक भी हो सकते हैं। स्पीयरमैन ने पहले क्या बताते हैं, एस कारक और आपका जी कारक, यानी कि एक कोई स्पेशल कारक होता है, दूसरा आपका जनरल जो फैक्टर होता है वो सब में होता है, लेकिन जो आपका एस फैक्टर होता है वो स्पेसिफिक किसी न किसी में रहता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या कहता है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित होती है, यानी जो क्रिएटिविटी होती है वो किससे संबंधित होती है, मॉडलिंग से होती है, अनुकरण से होती है, या फिर आपका अभिसारी चिंतन से होती है, या फिर अपसारी चिंतन से होती है। तो याद रखिएगा जो आपका जो क्रिएटिविटी होती है वो बच्चे किससे होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से होती है, क्योंकि क्रिएटिव इंसान तभी हो सकता है जब वो विभिन्न दिशाओं में यहाँ पर सोचना थोड़ा सा स्टार्ट करता है। अपसारी चिंतन मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था कि जो आपका अभिसारी होता है और जो आपका अपसारी होता है वो क्या होता है। अभिसारी का मतलब होता है एक ही दिशा में सोचना, यानी कि क्लोज एंड बॉक्स, और जो आपका अपसारी होता है विभिन्न दिशाओं में सोचना, यानी कि ओपन एंडेड बॉक्स इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है यहाँ पर, खिलौनों की आयु कौन सी अवस्था को कहा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि विच स्टेज इज अ कॉल्ड टॉय एज। टॉय एज हम किसको कहते हैं यहाँ पर, तो याद रखिएगा पूर्व बाल्य अवस्था को कहा जाता है। एक चीज़ हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर पूर्व बाल्य अवस्था और उत्तर बाल्य अवस्था ऑप्शन में नहीं होता, अगर सीधा दिया होता है शैशव अवस्था और आपका फिर उसके बाद दिया होता है बाल्यावस्था, फिर आपका दिया होता है किशोरावस्था, अगर ऐसा कुछ दिया होता तो याद रखिएगा उस समय हमें शैशवावस्था को ही टिक करना होता है, लेकिन यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था यहाँ पर दिखाया गया है, इसका मतलब यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विकास में वृद्धि का मतलब क्या होता है। विकास में वृद्धि का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, या फिर वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। देखिए अगर मैं यहाँ पर विकास में वृद्धि की बात करूँ तो यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही होकर निकल आएगा, आकार, सोच, समझ, कौशल में, क्योंकि विकास में बात कर रहा है वृद्धि क्या होती है, तो यानी कि आकार में, सोच में और आपका समझ और आपका कौशल में जो विकास होता है उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, तो उसे हम वृद्धि कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 104,
तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है। देखिए स्टैनली हॉल का एक कथन आता है कि जो आपकी किशोरावस्था होती है वो तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 104 का अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बच्चे के विकास में शिरस्त सिद्धांत के अनुसार कथन कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए तो यानी शिरस्त यानी कि सेफेलोकोडल की यहाँ पर बात कर रहा है। देखिए अकॉर्डिंग टू सेफेलोकोडल यानी सेफेलोकोडल सेफेलोकोडल, याद रखना जो डेवलपमेंट में एक सिद्धांत होता है सेफेलोकोडल, उसको हम क्या कहते हैं। यहाँ पर विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, या फिर विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो सेफेलोकोडल का आपने हमेशा ध्यान में ये रखना है कि सेफेलोकोडल कैसे होता है, सिर से पैर की ओर यहाँ पर विकास होता है। अगर प्रॉक्सिमो डिस्टल पूछा जाता है तो जो आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है बच्चे वो मध्य से बाहर की ओर आता है, यानी केंद्र से सिरों की ओर जो विकास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 106 क्या कहता है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। मन का विज्ञान है। देखिए अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो सबसे पहले आत्मा का विज्ञान था, फिर मन का विज्ञान आया, फिर चेतना का विज्ञान आया, फिर आपका व्यवहार का विज्ञान आया। अगर आधुनिक मनोविज्ञान की बात करें तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर सोच सकते हैं कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आज के समय में जो आपका मनोविज्ञान है वो क्या आपका व्यवहार का विज्ञान है। आगे देखिए आईक्यू मापन का जन्मदाता कौन है, कि आईक्यू का मापन लेकर कौन आया था। तो याद रखिएगा आईक्यू मतलब बुद्धि लब्धि के मापन का जन्मदाता हम किसको मान सकते हैं बच्चे, यहाँ पर तो टर्मन को मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोहलबर्ग का विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है। देखो कोहलबर्ग का भी बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत निकल के आता है, तो टेट में बहुत बेसिक से क्वेश्चन रहते हैं। देखिए जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, आपका नैतिक विकास के सिद्धांत से ये संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकन व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है। अगर मैं 109 क्वेश्चन की बात करूँ तो यानी सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल किस पर डिपेंड करता है, टोटली ऑब्जर्वेशन बिहेवियर पर डिपेंड करता है, उससे हम क्या कहते हैं, वो व्यवहारवादी है, विकासवादी है, रचनावादी या फिर संज्ञानवादी है। इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से रखिएगा ध्यान में कि वो व्यवहारवादी सिद्धांतों के अंदर ही आता है, क्योंकि व्यवहारवादियों में ही अवलोकन ऑब्जर्वेशन बड़े ध्यान से किया जाता है, चाहे वो पशुओं पर हो चाहे आपका इंसान पर हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कौन सा आनुवांशिकता संबंधी कारक है, यानी कि जो हेरिडिटी से रिलेटेड जो यहाँ पर फैक्टर रखा गया वो कौन सा आएगा, आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधि में भागीदारी, चिंतन या फिर आपका अधिगम। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ जो हेरिडिटी से हमें मिलता है वो आपका क्या मिलेगा बच्चे, वो आँखों का रंग यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, तनाव परीक्षा की या मैं उपलब्धि को प्रभावित करता है। यह कथन जो है वो किस संबंध को प्रकट करता है, यानी जो तनाव होता है जो हमारी एग्ज़ाम जो होने वाला है उसको वो इफ़ेक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, संज्ञान संवेग है, तनाव विलोम है, निष्पत्ति चिंता है या फिर संज्ञान प्रतियोगिता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा आपका संज्ञान और संवेग, यानी इमोशन भी है कहीं ना कहीं और संज्ञान भी है, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा आपका किस पर, आपके अचीवमेंट को यानी कि परफॉर्मेंस को ये इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर 112 यानी बहुविध बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर निकल के आता है। 112 का अगर मैं बात करूँ तो ये गार्डनर के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था। गार्डनर का भी बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया था और इन्होंने लगभग यहाँ पर 7, 8, 9 कारक भी यहाँ पर बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 113 यानी कि 113 कौन सी आयु वर्ग किशोरावस्था को सम्मिलित करता है, यानी किशोरावस्था की आयु। बहुत अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन रखा गया था, देखो कितना इजी यहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 से लेकर 19, जिसको हम टीन एज भी कहते हैं। तो यानी वही आपका क्या हो जाएगा, देखो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है ना, इस तरह मतलब जो 19 तक का जो टीन एज जिसको हम कहते हैं टीन एज, वही आपका क्या होता है आपका, तो वो आपका किशोरावस्था आ जाएगी। आगे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कि बच्चे के शरीर, चरित्र, मूल्य, विचार, व्यवहार, कौशल इत्यादि में क्यों भिन्न होता है ना, शरीर चरित्र सब में अलग अलग भिन्नता क्यों पाई जाती है, पोषण के कारण है
कुपोषण के कारण होता है, आनुवंशिकता या परिवेश के कारण है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर भी आप बिल्कुल ईजिली दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेरेडिटी और एनवायरनमेंट को दिखाया गया है, इसी के कारण भिन्नता पाई जा सकती है। उसके जो स्किल्स है, उसका जो बिहेव है, उसके जो विचार है, उसके जो नॉर्म्स है, उन सब में अलग अलग जो वैल्यूज़ है, सब में भिन्नता किसके कारण आती है बच्चों? तो याद रखिएगा हेरेडिटी और आपका एनवायरनमेंट के कारण ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, टॉलमेन ने अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण को डैश कहा है। टॉलमेन का भी सिद्धांत इंपॉर्टेंट होता है। उन्होंने अपने जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण को उन्होंने क्या कहा था? एसआर थ्योरी कहा था, समप्रयोजन व्यवहार कहा था, या व्यवहारवाद या मौलिक व्यवहारवाद। अगर मैं टॉलमेन की बात करूँ तो इन्होंने जो कहा था वो समप्रयोजन व्यवहारवाद कहा था इन्होंने, यानी पर्पोजिव बिहेवियर यहाँ पर होना चाहिए। ऐसी बात कौन करते हैं? आपके टॉलमेन, क्योंकि सह संबंध वाला सिद्धांत ये बताते हैं यहाँ पर कि जब तक इसमें संबंध नहीं होगा तब तक हम बिहेव को चेंज नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 116 क्या कह रहा है यहाँ पर, विकासात्मक कार्य किसने प्रचलित किया था? यानी कि विकासात्मक कार्य की अगर यहाँ पर बात करें, डेवलपमेंट टास्क वाज पॉपुलर किसने किया था? यानी कि याद रखिएगा गैसले ने किया था, हैविंग हर्स ने किया था, या फिर हरलॉक ने किया था, या फिर पैवलव ने किया था। तो यहाँ पर अगर बात करें तो हैविंग हर्स ने ये आपका विकासात्मक कार्य को बहुत ज़्यादा फेमस करवाया था। आगे देखिए क्रमिक विकास से क्या मतलब होता है, यानी कि जो आपका सिक्वेंशियल डेवलपमेंट होता है उसका क्या मतलब होता है? तो वह विकास जो निरंतर होता है, वह विकास जो अनियमित होता है, वह विकास जो तीव्र होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो निरंतर होता है, क्रमिक हम उसी को बोलते हैं जो निरंतर रूप से चलती चीज़ें। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, कोई परीक्षण जो वास्तविकता में मापन करता है, जिसे मापने के लिए वह बना होता है, परीक्षण की डैश कहलाता है। वो क्या कहलाता है बच्चे? याद रखिएगा यहाँ पर 118 का अगर मैं बात करूँ तो वो वैधता होता है, यानी वैलिडिटी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, शिक्षण शास्त्र का क्या अर्थ होता है? शिक्षण शास्त्र का अर्थ क्या होता है? मतलब बच्चे को पढ़ाने की शैली को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर शिक्षण शास्त्र यहाँ पर कहते हैं। इसका जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है आपका, हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि का सुझाव यहाँ पर दिया था? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही से नहीं रखे गए हैं, क्योंकि यहाँ का आपको ग्रेस मार्क मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर का ये नहीं पूछा गया कि वर्तमान में कितने या मूल कितने थे। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर 7 भी दिया गया, 8 भी दिया गया, क्योंकि 7 भी थे, 8 भी थे। सबसे पहले इन्होंने 7 दिए थे, फिर 8 दिए थे, फिर बाद में 9 इन्होंने कारक इसमें दिए थे। तो याद रखिएगा 9 प्रकार की बुद्धि के हमारे पास फैक्टर बताए थे, यानी यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सही नहीं है। अगर मूल कारक की बात करता है यहाँ पर तो हमारे पास 7 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाना था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि का सुझाव दिया था। तो उन्होंने अभी वर्तमान में 9 इन्होंने दिए हैं। अगर मूल में बात करेंगे तो मूल में 7 है, बाद में 8वां जोड़ा था, फिर उन्होंने 9वां कारक भी यहाँ पर जोड़ा था। तो आज के लिए इतना ही। इसके लगभग हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।